हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है पैथोलॉजी प्रोफबस्टर की वीडियोस में, जिसमें हम कंप्लीट पैथोलॉजी पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर। एंड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं प्रियंका सचदेव मैम के नोट्स पैथोलॉजी प्रोफबस्टर के, और ऑल्सो उनके वीडियोस उनके ऐप पे एंड उनके चैनल पे अवेलेबल है। उनका पेड कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, बट हम फ्री में पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स को यूज़ करके, सो नोट्स का क्रेडिट मैम को जाता है। आज की वीडियो में हमने पहले की वीडियोस में सेल अडेप्टेशन, इंजरी, सेल डेथ, इन्फ्लेमेशन, वुंड हीलिंग एंड रिपेयर को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे। ट्राई कर पाएंगे अगर हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यूनोपैथोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, वरना हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर आज की वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले टॉपिक है एडिमा, एफ्यूजन, हाइपरीमिया, कंजेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इस्चीमिया, इन्फेक्शन एंड शॉक, जिसमें से सीवीसी, लंग, लिवर एंड स्प्लीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन थ्रोम्बोसिस उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। देन शॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो एडिमा एफ्यूजन से शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम कंप्लीट करके चलेंगे। आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने वो टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो ट्राई करें कि पूरी सीरीज को फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें मैं पूरी चीजें तो आपको डीप में नहीं पढ़ा सकता बिकॉज टाइम की शॉर्टेज बहुत है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम सारी चीजों को कंप्लीट करके चले। तो सबसे पहले आ जाता है एडिमा एंड इफ्यूजन। हम एडिमा पढ़ेंगे, इफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर स्टार्लिंग्स लॉ देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा देखेंगे। सबसे पहले तो एडिमा एंड इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। दोनों में अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड होती है, एडिमा में भी एंड इफ्यूजन में भी। बस डिफरेंस क्या है, कहाँ हो रही है। अगर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में हो रही है, यहाँ पे अगर यहाँ पे टिश्यू स्पेस में अगर एक्यूमुलेशन हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एडिमा। बट अगर वो कहीं प्लूरल कैविटी में हो रही है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, लाइक पेरिकार्डियम में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इफ्यूजन। लाइक किसी बॉडी की कैविटी में हो रहा है तो वो इफ्यूजन कहलाता है। बट अगर वो कहीं इंटरसेलुलर स्पेस में हो रहा है, टिश्यू स्पेस में हो रहा है, तो वो एडिमा कहलाता है। सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, आर्टीरियल एंड होता है, ठीक है। ये मैं एक वेसल बना रहा हूँ, ए उसका आर्टीरियल एंड है, ये वेसल एंड है, ठीक है। यहाँ पे एक टिश्यूज है, ठीक है। अभी आर्टीरियल एंड से क्या होता है, यहाँ से ना ब्लड फ्यूज करता है, बाहर को जाता है, और वीनस एंड पे ब्लड वापस आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीजें चलती कैसे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है, नेट प्रेशर आउटवर्ड है। दो प्रेशर होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। आप देख भी सकते हो 38, 25 एट नेट 13 mm का प्रेशर बाहर को हो जाता है। बट जब भी वीनस ब्लड होता है तो उसमें ना अल्ब्यूमिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है। और आर्टीरियल में क्या होता है, फ्लूइड ज्यादा होता है, अल्ब्यूमिन कम होता है। तो अगर अल्ब्यूमिन ज्यादा हो गया तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे नेट इनवर्ड फोर्स हो जाती है, ठीक है। तो वहां से अपना सारा जो मतलब फ्लूइड है वो वापिस आ जाता है। तो आप ये चीज वही लिखी हुई है, रीड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी एडिमा की पैथोजेनेसिस कैसे, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बाहर को भेजता है। अगर वही इंक्रीज हो जाए, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, नेट आउटवर्ड आउटवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से हो जाएगा। या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, मोस्टली ये एल्ब्यूमिन की डिक्रीज की वजह से होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन डिक्रीज कर गए या प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज कर गए, उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसमें मिलरीज डिजीज आता है, ठीक है। मिलरीज डिजीज आता है एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस आता है, ठीक है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, इन सब के केसेस में होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। या फिर कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, एंडोथेलियल गैप्स ज्यादा बन गए, उसकी वजह से हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर है जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब इंक्रीज होता है, हम ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी का जो प्रेशर होता है वो सीएचएफ में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। सीएचएफ में कैसे होगा, अब सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, वहां से ब्लड फिल होता जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में फिल हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे वो बैक फ्लो करता जाएगा, बैक फ्लो बैक फ्लो बैक फ्लो, वो लंग्स तक आ जाएगा, ठीक है। तो वो लंग्स का एडिमा कर देगा। बट अगर राइट हार्ट फेलियर हो गया, राइट हार्ट फेलियर हो गया, तो ये ऑर्गन्स का एडिमा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हार्ट फेलियर एडिमा इन मल्टीपल ऑर्गन्स, लेफ्ट हार्ट फेलियर एडिमा इन द लंग्स। जहाँ फिर ट्रांजिएंट एडिमा होता है फीट एंड एंकल्स का, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स, जहाँ
वो लोग जिनकी जॉब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टैंडिंग जॉब होती है, ठीक है, उन सब में। अभी ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे कम हो सकता है, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के 3 वेज हैं। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया या फिर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया, कैसे होंगे वो? या तो फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी जीआईटी से, लिवर ने सिंथेसिस ही कम कर दी, प्रोटीन्स की सिंथेसिस ही नहीं की, या फिर प्रोटीन्स एक्सक्रीट हो गए किडनी से। तो लिवर कब नहीं बनाएगा? एंड स्टेज सिरोसिस में। एंड स्टेज सिरोसिस हो गई तब नहीं लिवर बनाएगा, ठीक है। किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, तो जिसमें क्या होता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है एंड एडिमा हो जाता है बॉडी में। तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के ये लेवल बताए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली 6 to 8 होता है, एल्ब्यूमिन नॉर्मली 3.5 to 5 होता है, तो अगर बिलो 2.5 गया तो हो जाएगा एडिमा, टोटल प्रोटीन 5 से कम गए तो हो जाएगा। और ये उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, आउटफ्लो होता है जो लिम्फेटिक का, नॉर्मल आउटफ्लो में दिक्कत आ जाती है, तो जिसकी वजह से लिम्फेडिमा हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में हो जाता है। जब ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है तो उसमें हम एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं, जो कि होते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड भी बोलते हैं जिसको, तो उसमें हो जाता है। जहाँ फिर एलिफेंटियासिस, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी कॉज करता है, फिलेरियासिस, मिलरीज डिसीज, जिसमें ना हेरिडिटरी कॉज होता है, लाइक एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्फेडिमा हो सकता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये कार्डियक भी हो सकता है और रीनल भी हो सकता है, ठीक है। सपोज हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करने लग जाएगा वो। ऑल्सो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो ज़्यादा हुआ ही है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। सोडियम क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ा देगा और एडीमा हो जाएगा। ऑल्सो रीनल फेलियर के केसेस में सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होने लग जाती है, उसमें भी हो सकता है। ऑल्सो माल न्यूट्रिशन हो गया, हेपेटिक सिंथेसिस कम हो गई या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, उसमें एल्ब्यूमिन कम हुआ, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ एंड एडीमा हो गया। देन आता है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। ये ना मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ है कि कैपिलरी में परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। इसके ना 5 वेज बताए हुए हैं मैंने, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में ही बताए थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक कर जाते हैं बाहर की तरफ एंड वो एडिमा कॉज करते हैं। अभी इसमें ना 2 चीज़ होती है, एक होता है ट्रांसड्यूएट एंड एक होता है एक्सुडेट, ठीक है, वो आगे आएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो जनरलाइज्ड एडिमा कोई पॉइजन के केस में हो सकता है, ड्रग्स के केस में हो सकता है, केमिकल में एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस। लोकलाइज्ड एडिमा हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन, ये रहा लोकलाइज्ड। और ये रहा वही जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है, इंसेक्ट बाइट हो गया, केमिकल्स हो गए, थोड़ी बहुत कभी मच्छर काट लेता तब भी हो जाता है हमें, ठीक है, तो उसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कार्डियक फेलियर हो गया, उसमें हो सकता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पोस्चुरल एडिमा में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने राइट एंड लेफ्ट दोनों का बताया था कि किसमें मल्टीपल ऑर्गन होगा, लेफ्ट वाले में लंग्स का होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गई, या फिर रीनल फेलियर हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ब्रेस्ट इंजरी, एक्सिलरी लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड रिमूव कर देते हैं। लिम्फेटिक्स, मिलरी डिजीज, जिसमें कंजेनाइटली अपने लिम्फेटिक चैनल्स की माल्ड डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर एंड ऑल्सो डिक्रीज एल्ब्यूमिन, ठीक है, एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ट्रांसड्यूएट में क्या होता है, देखो, ट्रांसड्यूएट एंड एक्सुडेट में फर्क क्या है। ट्रांसड्यूएट मतलब फ्लूइड, एक्सुडेट मतलब सेल्स। होगा दोनों, सेल्स भी होंगे, फ्लूइड भी होगा दोनों में, बट इसमें सेल कम होंगे, फ्लूइड ज्यादा होंगे। एक्सुडेट में सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, फ्लूइड कम होगा। तो वही लिखा हुआ, प्रोटीन पुअर, सेल पुअर। एक्सुडेट प्रोटीन रिच, सेल रिच, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट लो होता है, एक्सुडेट में हाई होता है। सेल्स फ्यू होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं। एलडीएच लो, एलडीएच हाई। देन करेक्टर, नॉन इन्फ्लामेटरी एडिमा ट्रांसडुएट एंड एक्सुडेट इन्फ्लामेटरी एडिमा। ये हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म। अभी आ गया हाइपरईमिया एंड कंजशन, ठीक है। इसमें मेन है सीवीसी, लंग, लिवर, स्प्लीन। अभी हाइपरईमिया और कंजशन की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उनके डिफरेंस देखेंगे। देन लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देन लंग, लिवर, स्प्लीन देखेंगे। हाइपरईमिया कंजशन होता क्या है, इसमें ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लाइक सॉरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी किसमें, ब्लड वेसल्स में, किसके, ऑर्गन या फिर टिश्यू के।
ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई या ब्लड वेसल्स में किसी ऑर्गन के या फिर टिश्यू में, अभी वो आर्टरी में हो रही है या वेन में हो रही है वो हमने देखना है। अभी हाइपरीमिया, हाइपरीमिया एंड कंजेशन में डिफरेंस क्या है फिर, ठीक है, अगर दोनों में ब्लड इंक्रीज हो रहा है ब्लड वेसल्स में तो फर्क क्या है, हाइपरीमिया एक्टिव प्रोसेस है बट कंजेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया में आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, कंजेशन में वीनस फ्लो होता है। आर्टरीज इन्वॉल्व होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, रेड कलर का मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड आएगा कंजेशन में तो ब्लू होगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इन्फ्लामेशन मिलता है हाइपरीमिया, और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन और कार्डियक फेलियर के केसेस में हमें कंजेशन मिलता है। अभी लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो क्या होगा, मैंने वही चीज़ आपको सेम बताई थी पहले भी, अभी दोबारा से वही चीज़ रिपीट करूंगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ, यहाँ पे ब्लड फिल होता जाएगा और वो बैक फ्लो करेगा कहाँ तक, लंग्स तक। तो लेफ्ट साइड फेलियर हुआ, प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द लेफ्ट हार्ट, पल्मोनरी कंजेशन, सीवीसी लंग बोलते हैं। वही राइट साइड हुआ तो ऑर्गन्स के पास जाएगा, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने हैं, लिवर, स्प्लीन एंड लंग्स हमने पढ़ना है। किडनी में भी जाएगा और ऑल्सो लेग्स की वेन में भी जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अभी लंग का पढ़ेंगे हम, ठीक है। कौन कौन सी चीज क्या है सब देखेंगे, ए टू जेड बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी आ गया लंग्स का, राइट हार्ट फेलियर की वजह से होता, लेफ्ट लंग हार्ट फेलियर की वजह से होता है, सॉरी, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। यार बोलते बोलते थक गया मैं भी, पानी पी लेता थोड़ा। कुछ ही दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फोटो का भी ऐड करूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बने पढ़ाई के साथ मेरा भी, आप मुझे देखते होगे तो इजी रहेगा पढ़ना, ठीक है। तो लंग्स में क्या होता है, डार्क ब्राउन, डार्क एंड रस्टी ब्राउन ग्रॉस मिलती है हमें, ठीक है। ब्राउन इन ड्यूरेशन ऑफ लंग्स भी बोलते हैं ग्रॉस में। माइक्रोस्कोपी में क्या है, माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले एल्वियोलर कैपिलरीज हैं जो वो कंजेस्टेड होंगी, ठीक है। तो हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्वियोलाई बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। एल्वियोलाई बना ली हमने ये, और इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज, कंजेस्टेड कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट्स इन द इंटरस्टिशियल लंग स्पेसेस, इंटरस्टिशियल एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे फ्लूइड आ जाएगा यहाँ पे। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक, ये आ गया फ्लूइड। इंटरस्टिशियल एडिमा भी हमने शो कर दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने इंटरस्टिशियल एडिमा। उसके बाद क्या होता है, लेटर फ्लूइड फिल्स द एल्वियोलर स्पेस एंड एल्वियोलर एडिमा, एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा वो, तो ये एल्वियोलर एडिमा भी हमने शो कर दिया। मेरे साथ साथ बनाते रहना तो इजी रहेगा। उसके बाद हीमोसिड्रिन कंटेनिंग मैक्रोफेजेस इन एंड हार्ट फेलियर सेल्स। अभी क्या होता है ना, अभी आरबीसी इसके अंदर चले जाते हैं, आरबीसी अंदर चल गए, वो उन आरबीसी को कौन खाएगा, मैक्रोफेज, ठीक है, उनको खाएगा मैक्रोफेज, उनको मैक्रोफेज खा लेगा। एंड उसके बाद ना कुछ ऐसी सी बॉडी मिल, ऐसी ऐसे ऐसे सेल्स बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स, मैक्रोफेज कंटेनिंग द हीमोसिड्रिन, ठीक है। तो हमने वही कंजेस्टेड वेसल्स भी शो कर दिए हैं ऊपर, ठीक है। ऑल्सो हमने एडिमा फ्लूइड भी शो कर दिए है, आरबीसी हमने शो किए हैं, एल्वियोलर सेप्टा थिक हो जाता है वो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है, हार्ट फेलियर सेल्स हो गए, एंड ऑल्सो आरबीसी भी हमने शो कर दिए। तो ऐसे आपको बनाना है। अभी लीवर में क्या होता है, लीवर का बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, एंड सबसे इजी लगता है मुझे लीवर का सीबीसी। अभी लीवर में क्या होता है, नटमैग अपीयरेंस आता है, ठीक है, नटमैग अपीयरेंस हमें याद रखना है, ड्यू टू रेड एंड येलो। रेड कैसे, क्योंकि रेड कैसे हो रहा है, सेंट्रल हिमोरेजिक नेक्रोसिस हो रही है, ये है हमारा सेंट्रल वेन, और ये हमारा पोर्टल ट्रायड, और उसमें ये हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स के अंदर है कुछ सेल्स में फैटी चेंज दिख रहा है, एंड कुछ में मिल रहा है सेंट्रल हिमोरेजिक नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की वजह से हमें रेड दिखेगा, एंड फैटी चेंज की वजह से हमें येलो दिखेगा, ठीक है। तो वही आगे माइक्रोस्कोपी में भी सेंट्रल लोब्यूलर हेमोरेजिक नेक्रोसिस एंड ऑल्सो फैटी चेंज। अभी सीवीसी स्प्लीन, ये भी बड़ा इजी है, इसमें कुछ चीजें हमें याद करनी है बस, ठीक है। सीवीसी स्प्लीन में क्या होता है, कंजस्टेड टेंस एंड साइनोटिक, ग्रे टैन, आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है, कि स्प्लीन कैसा होगा, कंजेस्टेड होगा, टेंस होगा एंड साइनोटिक होगा। एंड उसकी माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, रेड पल्प में ना साइनोसोइडल डायलेटेशन मिल जाएगी, एंड ऑल्सो साइनोसोइड्स कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी,
एंड गामा गैंडी बॉडीज मिलेंगी हमें। अभी हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले लंग का देखा, लंग्स में हमें मिलेगा हार्ट फेलियर सेल्स, हेमोसिडेंट लेडन माइक्रोफेजेस। लिवर में क्या मिलेगा, नटमैग अपीयरेंस, रेड एंड येलो। स्प्लीन में गामा गैंडी बॉडीज मिलेंगी, साइनोसोइडल डायलेटेशन हो जाएगी एंड साइनोसोइडल विद कैपिलरीज मिलेगा। लंग में ब्राउन इंड्यूरेशन, नटमैग अपीयरेंस, साइनोटिक ग्रेट एंड इंटरस्टिशियल एडिमा, एल्वियोलर एडिमा, हार्ट फेलियर सेल्स विद आरबीसीज। ठीक है, इंटरस्टिशियल एडिमा भी हो जाएगा और ऑल्सो एल्वियोलर एडिमा भी। सेंट्रल लोबुलर हेमोरेजिक नेक्रोसिस, फैटी चेंज, रेड पल्प इनलार्जमेंट, गामा गैंडी बॉडीज, साइनोसोइडल इनलार्जमेंट। अभी नेक्स्ट टॉपिक अगर हमारा थ्रोम्बोसिस, हमने 2 टॉपिक्स फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं, ऐसे ही बाकी टॉपिक्स को भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। अभी थ्रोम्बोसिस होता क्या है, ठीक है, आप इतने भी भोले नहीं हो कि आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। थ्रोम्बस में क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है हमारे ब्लड वेसल के अंदर, ऐसा ऐसा थ्रोम्बस बन जाता है। हीमोस्टेसिस होता है नॉर्मली हमारी बॉडी में, जो कि आफ्टर इंजरी हमारा ब्लड को स्टॉक करने के लिए प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी प्लग बनता है, ठीक है, उससे हो जाता है। बट थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, कोई इंजरी हुई नहीं होती, सीबीएस विदाउट इंजरी होता है, एंड उस फिर भी हमारी बॉडी में इस्चीमिया हो रहा है, ठीक है, और फिर भी हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसिस होता है जब अनरप्चर्ड सीबीएस है, ठीक है, कोई इंजरी नहीं हुई है बट फिर भी हमारी बॉडी में क्लॉट बन रहा है। तो वो आर्टीरियल क्लॉट भी हो सकता है, वीनस क्लॉट भी हो सकता है, वो आगे मैं एम्बोलाई में बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी वो थ्रोम्बोसिस होती क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें लाइक विर्चाउ स्ट्राइड आता है, वो बहुत ज़्यादा डीप में बता देते हैं सब, बट इतना आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। हमें सिर्फ नाम याद करके जाना है और लिख के आना है कि विर्चाउ स्ट्राइड होता है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, वेचास्ट्राइड आता है जो कि जिसमें आते हैं 3 चीजें, एंडोथेलियम की इंजरी हो गई, ठीक है, एल्टर्ड ब्लड फ्लो हो गया एंड हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स। तीनों चीजें अच्छे से समझाऊंगा। एंडोथेलियम इंजरी होती है तब इंटैक्ट एंडोथेलियम में ना एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी एंड प्रो थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं तो कोई थ्रोम्बोसिस नहीं होती है। बट अगर प्रो थ्रोम्बोटिक प्रोटीन्स इंक्रीज हुए तो हमारी बॉडी में थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, एंडोथेलियम इंजरी होती है, प्रो थ्रोम्बोटिक प्रोटीन्स इंक्रीज होते हैं एंड थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसमें कि स्टेप्स आते हैं, पहले आर्टीरियल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अभी आप बोलोगे ये तो नॉर्मल चीज़ है, इससे थ्रोम्बस कैसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जैसे कि माइनर सी इंजरी हो गई कुछ, है ना, बट उसको बॉडी ने थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले लिया और प्रो थ्रोम्बोटिक प्रोटीन्स को इंक्रीज कर दिया और थ्रोम्बस बन गया। तो यही चीज़ हमें लिख के आनी है कि एंडोथेलियम की इंजरी हुई है, प्रो थ्रोम्बोटिक प्रोटीन्स इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। और इसके स्टेप्स मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले, ठीक है, बट मैं दोबारा से एक बार करवा देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, फिर प्राइमरी प्लग बनता है, फिर सेकेंडरी प्लग बनता है, ठीक है। प्राइमरी प्लग इजी है थोड़ा सा, बट सेकेंडरी प्लग में जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे है वो इन्वॉल्व होता है, तो हम दोनों पाथवेज भी देखेंगे एंड आपको वो याद भी करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहला आर्टीरियल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जो कि इमीडिएटली ट्रांजिएंट होता है, उसके बाद प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है जिसमें प्लेटलेट का प्लग बनता है, ठीक है। अभी क्या होगा, इंजरी होगी, एंडोथेलियम डिसरप्चर होगी जिसकी वजह से कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा ब्लड को। अभी ब्लड के कांटेक्ट में आते ही वो क्या कर देगा, प्लेटलेट का एडहेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एडहेशन होगा कैसे, अभी ये एंडोथेलियम है और उसमें ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर दिख रहे हैं हमें, ठीक है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर दिख रहे हैं ये वाले, ये जो स्काई ब्लू से कलर में, ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट का GP1B9 एंड 1A2A इसके साथ ये कंबाइन करते हैं एंड प्लेटलेट की एडहेशन करवाते हैं। और जो प्लेटलेट अब कंबाइन कर गए हैं, ठीक है, प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एडहेर टू द कोलेजन सब एंडोथेलियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1A2A एंड GP1B9। Von Willebrand factor forms the bridge between collagen of the endothelium and platelet। एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट के बीच में वो ब्रिज फॉर्म करता है। एडहेशन हो गया तो वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगा, अल्फा एंड डेंस ग्रेन्यूल्स, जो कि बाकी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देंगे एंड प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा देंगे। एग्रीगेशन में क्या चीज़ आएंगी, 1B2A, ठीक है, GP1B2A बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, ये प्रोटीन्स होंगे जो प्लेटलेट प्लेटलेट की एडहेशन को करवाएंगे। अभी उसके बाद आता है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे चलता है। इंट्रिंसिक पाथवे को ऐसे याद कर सकते हैं, 12, 11, 9, 10 और ये 7
और ये 7 एक्टिवेट हो गया, 12 एक्टिवेट हो गया, 11 एक्टिवेट हो गया, 9 एक्टिवेट हो गया और ये 10 एक्टिवेट हो गया। अभी 12 एक्टिवेट होगा, 12 ए में बन जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो 11 को एक्टिवेट कर देगा, 11 9 को एक्टिवेट कर देगा, 9 10 को एक्टिवेट कर देगा। ऑल्सो 7 भी 10 को एक्टिवेट करता है। और ये 10 एक्टिवेट होते ही फैक्टर 5A के साथ क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो प्राइमरी प्लग बना था हमारा, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग, उसके साथ कंबाइन करके एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कर देगा फेब्रिन मेशवर्क के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कंप्लीट हीमोस्टेसिस का पाथवे हो गया। अभी एल्टर्ड ब्लड फ्लो में क्या होता है, ऐसे ना नॉर्मली ब्लड फ्लो कैसे होता है, ये वाला, ठीक है, नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है। बट अगर उसमें टर्बुलेंस हुई, एक्सियल फ्लो कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं ना, प्लेटलेट हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, आरबीसी हो गए, ये सारे सेंटर में चलते हैं, एंडोथेलियम के कॉन्टैक्ट में नहीं आते, यहाँ पे होता है प्लाज्मा। बट अगर वही चेंज हुआ थोड़ा सा, तो वो सेल्स एंडोथेलियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है, उसके चांसेस इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मली एक्सिलर लैमिनार फ्लो होता है, बट टर्बुलेंस हुई तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सियल फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, और ये ना हेरिडिटरी एंड अक्वायर्ड दोनों हो सकती है, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब बर्थ से ही प्रेजेंट है, बट अक्वायर्ड जो हमने बाद में अक्वायर किया। हेरिडिटरी में क्या आता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लेडन की डेफिशिएंसी, आप इतने सारे कर लो, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ 2 एंड फैक्टर 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद आता है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड में क्या होता है, एज ज़्यादा हो गई, एडवांस्ड एज, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, इमोबलाइजेशन, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन, हार्ट की डिजीज होना, MI CHF, वेस्कुलर डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो गया, शॉक हो गया, डिहाइड्रेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बर्न्स, मेजर सर्जरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्सो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, फैक्टर 5 जीन लेडन, ऑल्सो कॉल्ड लेडन म्यूटेशन। अगर फैक्टर 5 में म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से अनचेक्ड कोagulation हो सकती है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है। अभी थ्रोम्बस दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ तो वैसे तीन के होते हैं, आर्टीरियल, वीनस एंड कार्डियक थ्रोम्बस। बट हम आर्टीरियल एंड वीनस को ही रीड करेंगे कि आर्टरी वाला कैसा होता है और वेन वाला कैसे होता है। पहले तो आप ये फोटो अपने दिमाग में याद कर लीजिए। ये किस कलर का है, येलो बना हुआ है, बट वाइट कलर का है, ठीक है। ये और ये किस कलर का है, ये रेड कलर का है, और ये कंप्लीटली ऑक्लूसिव है। बट ये वाला ऑक्लूसिव नहीं है, ठीक है, ये म्यूरल है थोड़ा सा, ठीक है। ये कंप्लीटली नहीं है। अभी फ्लो ब्लड का था, आर्टरी का दूसरी तरफ है, बट ये रेट्रोग्रेड ग्रो कर रहा है। बट वेन वाला वो उसके साथ ही ग्रो कर रहा है, एंटीग्रेड। तो आर्टरी वाला वाइट कलर का होगा, म्यूरल होगा एंड इस्चीमिया कॉज करेगा। एंड ऑल्सो इसमें रेड कलर की लाइंस प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ जाहन। बट वेन में लाइंस ऑफ जाहन एब्सेंट है, एंड ये कंप्लीटली अक्लूसिव है, रेड कलर का है, बिकॉज उसमें आरबीसी से ज़्यादा है, आर्टरी वाले में प्लेटलेट ज़्यादा होता है, एंड ये एडिमा कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद वो ये आ गया, ठीक है, आर्टीरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस के बीच में डिफरेंस है, इसको आप भी रीड कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। आई थिंक ऊपर वाला इनफ है, ये मत करो इतना, बस ऊपर वाला लिख देना सारा, ठीक है। बट अभी उसका फेट के बारे में बात करेंगे, फेट ऑफ द थ्रोम्बस। ये ना क्वेश्चन हमारे आ गया था, 5 मार्क्स में आ गया था, इसको थोड़ा आप एलेबोरेट करके थोड़ा सा गूगल से चेक कर लेना। रिजोल्यूशन हो सकता है, या तो उसका ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्रोपगेशन हो सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जहाँ तक वो एम्बोलाई बना सकता है, ठीक है, थ्रोम्बस टूट के एम्बोलाई फॉर्म कर लेगा, या फिर वो प्रोपोगेशन में चला जाएगा, प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के साथ ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा, या फिर वो रिजॉल्व कर जाएगा, ठीक है, रिजॉल्व करके खत्म हो जाएगा। तो अभी हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्बोलिज्म क्या होता है, सब एम्बोलिज्म में चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमारा जो थ्रोम्बस होता है वो टूट जाता है, ठीक है। जब हमारा थ्रोम्बस टूट गया तो वो ऐसे इधर उधर घूमता रहेगा, कहीं भी जाके कुछ भी कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बस घूम रहा है, कहीं भी जाके ऑक्लूड कर दिया, किसी ऑर्गन के पास ये ब्लड सप्लाई जा रही थी और उसका इस्चीमिया हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो वो ये एम्बोलिस इज अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैशियस मास, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैशियस कुछ भी हो सकता है, कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द डिस्टेंट साइट,
डिस्टेंट साइड पे जाएगा, वहाँ पे जाके कुछ भी कर देगा, टिश्यू डिसफंक्शन, इन्फेक्शन, कुछ भी। अभी उसकी क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या आता है, उसका वो इन्फेक्टेड है या नहीं, कहाँ से आया है, ठीक है, उसकी ओरिजिन क्या है उसका, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। और उसने आगे जाके करना क्या है। तो सबसे पहले उस अपॉन द मैटर, मैटर क्या है उसका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर वो इन्फेक्टेड है या नॉट, ब्लैंड और सेप्टिक, ठीक है। कौन सा है, आर्टीरियल है, वेनस है, कैसे फ्लो कर रहा है, पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बस है या रेट्रोग्रेड है। पैराडॉक्सिकल मतलब वो वेनस साइड से आर्टीरियल साइड जा रहा है, क्योंकि पेटेंटेड फोरामेन अवेल पड़ा है बंदे के। या फिर एम्बोलस विच ट्रेवल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं हम, ठीक है। पैराडॉक्सिकल जो वेनस से आर्टीरियल में आ गया, रेट्रोग्रेड जो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है। अभी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो किसी ऑर्गन की इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है, गैंग्रीन कॉज कर सकता है लोअर लिम्ब का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है, सेरिब्रल आर्टरी में चला गया अगर वो, तो उसके ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक एक करके हम सब देखेंगे, ठीक है। अगर वीनस एम्बोलिज्म हो गया, तो वेन वाला तुम्हें क्या लगता है, वेन वाला कहाँ जाएगा, वेन हमारा वीनस ब्लड जाता है राइट साइड ऑफ हार्ट में, देन वो राइट साइड हार्ट हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाता है, वहाँ जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हमें नेचुरल फ्लो को ही फॉलो करना है कि वेनस ब्लड कहाँ आएगा, राइट साइड में, राइट साइड का हार्ट कहाँ जाएगा, लंग्स में। बट उसके बाद इंपॉर्टेंट एम्बोलिज्म हम थोड़े से पढ़ेंगे। अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, तो वो डिटैच्ड थ्रोम्बस कहीं भी जाके इन्फेक्शन कर देगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है, इस्चीमिया कर देगा, कुछ भी कर देगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। बट फैट एम्बोलिज्म कब होता है, फैट ग्लोब्यूल्स जब हमारे ब्लड में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम फैट एम्बोलिज्म। तो ये डायबिटीज मेलाइटस, फैटी लीवर, पैनक्रियाटाइटिस, बर्न्स के केसेस में, हाइपरलिपिडीमिया के केसेस में, डीकम्प्रेशन सिकनेस, ऑल्सो ट्रॉमा टू द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, मोस्ट कॉमन। अगर किसी बोन का फ्रैक्चर हो गया, लाइक थाई की बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, बिकॉज जो थाई का फैट होता है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, और वो जाएगा कहाँ, हमारे लंग्स में, लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा, और उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्या होता है, ये ना मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है, बिकॉज जब बर्थ हो रहा होता है, तो इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में लेबर के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड यूट्राइन वेन्स में एंटर कर सकता है। यूट्राइन वेन्स में एंटर करेगा तो वो सेम राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर देगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। देन गैस एम्बोलिज्म, ये थोड़ा सा अलग है उन सबसे, ठीक है। गैस एम्बोलिज्म में क्या होता है, गैस आ जाती है, ऐसे हम ऐसे तो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से तो हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता ये, मतलब जब हम कहीं डीपली जाते हैं, लाइक डीकम्प्रेशन सिकनेस या एयर एम्बोलिज्म होता है, काइसन्स डिजीज भी बोलते हैं, डाइबर्स पैल्सी या एरो एम्बोलिज्म भी बोलते हैं। जब पर्सन डिसेंड करता है नीचे को, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ना बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है हमारी बॉडी के ब्लड में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हमारे बॉडी के ब्लड में डिसॉल्व तो हो जाते हैं बट जब हम रैपिडली एसेंड करने लगते हैं, ऊपर को आते हैं, तो ये उतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाती हमारे ब्लड से, जिसकी वजह से ये ना ब्लड में बबल्स फॉर्म कर लेती है, एंड जिसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। नीट के टाइम ना मुझे ये टॉपिक कभी समझ ही नहीं आया था, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में था ये, फाइनली आज समझ आ गया है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बट जब हम ऊपर को असेंड करते हैं, तो उतनी जल्दी से वो गैसेस हमारे ब्लड से बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। तो वो क्या करती है, अंदर बबल्स फॉर्म कर लेती है, अगर वो बबल हमारे जॉइंट्स में चल गया तो वो बेंड्स कॉज कर देगा, अगर वो लंग्स में चल गया तो चोक कॉज कर देगा, बट अगर सेरिब्रल या ब्रेन में चल गया तो वो बटाइको कोमा एंड समटाइम्स डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक खत्म। इसके बाद आता है इस्चीमिया। इस्चीमिया लाइक ब्लड सप्लाई का कम हो जाना किसी ऑर्गन के पास, ठीक है, मतलब डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ अ टिश्यू रिलेटिव टू इट्स मेटाबॉलिक नीड्स। लाइक हमने ऊपर जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ये थ्रोम्बोसिस कॉज हो सकता है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि आर्टीरियल थ्रोम्बस होता है, वो हमें इस्चीमिया कॉज करता है। तो ये लाइक पार्शियल भी हो सकता है एंड कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल इस्चीमिया, कंप्लीट इस्चीमिया। भाई इसके कॉजेस क्या हैं, हार्ट में कॉजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉजेस इन हार्ट, इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट ही सही नहीं है, तो
बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलेगी कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। या फिर आर्टरीज का एक्लूजन हो गया, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ऐसे ब्लॉक हो गई आर्टरी, ब्लड ही नहीं जा पा रहा, ठीक है। मेजर कॉजेज क्या है, थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, डाइसेक्शन, एक्सटेंसिव कंप्रेशन, वही सारे हैं, रीड कर लेना, ठीक है। या फिर टॉर्निकेट, लाइगेचर, टॉर्जन, वेजोस्पाज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, ठीक है। वेन्स में क्या कॉजेज हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन्स, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इंटरसेप्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी हाइपोक्सिया के ना बस इतने टाइप्स कर लो, बस हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटैक्सिक हाइपोक्सिया, बस आगे कुछ नहीं करेंगे हम, ये सारा टॉपिक अनइम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद आ जाता है इन्फाक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फाक्शन में क्या होता है, इन्फाक्शन में नेक्रोसिस हो जाती है। एन इन्फाक्ट इज एन एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस कॉज्ड बाय occlusion ऑफ आर्टीरियल और द venous सप्लाई। अभी हमने पिछली पैचे पढ़ा कि इस्चीमिया, अगर इस्चीमिया परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, परसिस्ट कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फाक्शन में, बिकॉज नेक्रोसिस आ जाएगी उसमें, ठीक है। अभी इस्चीमिक नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं उसको, बाय द occlusion ऑफ आर्टीरियल और द venous ड्रेनेज। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इंटरसेप्शन इन द आर्टीरियल सप्लाई और द venous ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अभी सपोज ये ऑर्गन है, इसको ये आर्टीरियल सप्लाई है, ये वीनस सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, या मतलब ना ही हुई, सॉरी, आर्टीरियल सप्लाई बंद हो गई, तो उसकी वजह से इस्चीमिया हो सकता है। या फिर अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा ऑर्गन में, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजन तो फिर भी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से इन्फाक्शन हो सकती है, ठीक है। अभी इन्फाक्ट के टाइप्स क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू एज, रिसेंट है या ओल्ड है, रिसेंट और ओल्ड, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, वही ब्लैंड एंड सेप्टिक आ गया। बट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अगर वो पेल कलर है या फिर एनीमिक बोलेंगे उसको, रेड कलर है तो उसको हेमोरेजिक बोलेंगे, ठीक है। अभी खुद देखो, रेड कलर का इन्फाक्ट, इसकी बाउंड्रीज कहीं दिख रही है तुम्हें, कहीं भी बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। बट वाइट वाले की हमें क्लियर कट बाउंड्रीज दिख रही हैं कि यहाँ तक है, यहाँ तक का, ठीक है। येलोइश वाला का, वाइटिश येलो का, तो इसकी हमें क्लियरली बाउंड्रीज दिखती है, ठीक है। रेड इन्फाक्ट, इसमें इल डिफाइंड हेमोरेजिक मार्जिन होते हैं, वाइट में वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, ठीक है। रेड किसकी वजह से होता है, आर्टीरियल ओक्लूजन, बट वाइट इनफैक्ट किसकी वजह से होता है, आर्टीरियल ओक्लूजन इन सॉलिड ऑर्गन्स विद एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन। रेड इनफैक्ट में आर्टीरियल एंड वीनस दोनों हो सकती है, बट वाइट वाले में सिर्फ आर्टीरियल होगा, और ये सॉलिड ऑर्गन का होगा। बट रेड इनफैक्ट लंग्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, ठीक है। एडिमा यूजुअली प्रेजेंट होता है रेड इन्फाक्ट में, और यूजुअली एडिमा एब्सेंट होता है उसमें। अभी दोनों की ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी सेम है। ग्रॉस कैसे सेम है, ये वेज शेप्ड होगा, वेज शेप्ड है, एंड इसका एपेक्स है ना, पॉइंट करेगा आर्टरी की तरफ जो अक्लूडेड है, एपेक्स पॉइंट टुवर्ड्स द अक्लूडेड आर्टरी एंड वाइड बेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन, बेस वाइड है उसका, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी सब में, एंड बट सेरिब्रल वाले में हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस मिलती है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सब में होती है, बट लिक्विफेटिव सिर्फ सेरिब्रल वाले में होती है। तो ऑल ऑर्गन्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन है, और ये होगा नेक्रोटिक टिश्यू, और ये नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये सारा नॉर्मल टिश्यू है, ये ग्लोमेरुलस बनाया हुआ है, ये ट्यूब्यूल्स बनाए होते हैं, पीसीडी डीसीटी, और इसमें देखो ये सारे की नेक्रोसिस हुई पड़ी है, और ये सेरिब्रल वाला है। इधर लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हुई पड़ी है, जो बीच में ग्रैनुलेशन टिश्यू है, कैपिलरीज है, एंड ग्लायोसिस। लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, शॉक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम सिर्फ 3 टाइप के शॉक पढ़ेंगे, हाइपोवोल्यूमिक, कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, बट इनकी पैथोजेनेसिस सबकी सेम है, ठीक है। तो मैं पैथोजेनेसिस एक ही पढ़ाऊंगा, आप उसी को कंक्लूड करके सबकी मान लेना। शॉक इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम अ पुअर टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू की परफ्यूजन कम है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गई है, ठीक है, जहाँ कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं सही जा रही, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो रही है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे सेल को, एंड ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है, सेल डेथ हो रहे हैं, तो होल बॉडी फेलियर होगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। पुअर टिश्यू परफ्यूजन, बॉडी डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो जिसकी वजह से सेल डेथ होगी, ऑर्गन फेलियर होंगे, होल बॉडी फेलियर एंड डेथ हो जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन, हाइपोकार्डियो एंड सेप्टिक शॉक।
हाइपोवोलेमिक शॉक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शॉक है जिसमें ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? हिमोरेज, यहाँ पे लिखा हुआ हिमोरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न्स, डिहाइड्रेशन। ये सब चीज़ों में, ट्रॉमा में भी ब्लड लॉस हो सकता है, सर्जरी में ब्लड लॉस हो सकता है, बर्न्स में बॉडी की डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी का वाटर लॉस हो जाता है, ऑल्सो डिहाइड्रेशन में तो होता ही होता है। अभी इसकी वजह से क्या होगा? इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, एनॉक्सिया हुआ, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे एंड बॉडी शॉक में चली जाएगी। सेम फॉर द सेप्टिक शॉक, जिसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, वो भी इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। वही सेम, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, एनॉक्सिया हुआ एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। कार्डियोजेनिक एंड अदर टाइप्स में क्या होता है? कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। कार्डियोजेनिक में एम्प्टिंग, फिलिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे हम। हाइपोवॉल्यूम के सिम्टम्स क्या मिलेंगे? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, यूरिन भी कम हो जाएगा एंड मेंटल स्टेट कंफ्यूजन में चला जाएगा बंदा, ठीक है। ये सारे उसके हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो इसकी सिम्टम्स के बेसिस पे हमने स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 को बनाया है। स्टेज 1 में 20% ब्लड लॉस हुआ, 20 से 40। स्टेज 2 में मोर देन 40% वॉल्यूम लॉस। स्टेज 3, स्टेज 1 में सिर्फ टैकीकार्डिया, स्टेज 2 में टैकीकार्डिया विद हाइपोटेंशन होगी थोड़ी सी, बट स्टेज 3 में सारे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिसोरिएंटेशन भी सब मिलेगा, ठीक है हमें। अभी कार्डियोजेनिक शॉक, इनएडिक्वेट पंपिंग ऑफ का हार्ट की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हार्ट पंपिंग नहीं सही कर पा रहा। तो इसके कॉजेस एमआई, कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियास, तो ये सारे कॉजेस आप रीड कर लेना, ठीक है। अभी इसकी पैथोजन से अक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है एंड कार्डियोजेनिक अकर्स व्हेन 40% ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिस्ट्रॉयड। मोस्टली ये लेफ्ट वेंट्रिकल के डिस्ट्रॉयड होने की वजह से होता है। अभी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वही होते हैं पल्मोनरी एडिमा एंड डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन। सेप्टिक शॉक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। इनकी सेल वॉल आपको याद होगी, ग्राम पॉजिटिव में था लिपोटिकोइक एसिड एंड ग्राम नेगेटिव में था लिपोपोलीसेकेराइड। तो लिपोपोलीसेकेराइड किसके साथ बाइंड करता है? CD14 सेल, CD14 रिसेप्टर के साथ एंड लिपोटिकोइक एसिड इंटरल्यूकिन, ILR, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर 2 के साथ बाइंड करता है ऑफ मैक्रोफेज। जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे, वो साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा एंड बॉडी सेप्टिक शॉक में चल जाएगी। एडिमा हुआ तो हमारी बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हुई तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। वही सारी यहाँ पे चीज़ें दिखाई हुई, हेमोरेज, डायरिया, वॉमिटिंग, एमआई, रिदमिया, कार्डियोमायोपैथी, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगी, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा एंड वही साइटोकाइंस परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। सब सिम्टम्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो। दैट्स ऑल, हमारी एक यूनिट और ख़त्म हो गई है। आगे की यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर द